एक फीमेल का वेट है 90 kg, उसकी हाइट है 5 फीट 5 इंच। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बॉडी मास इंडेक्स ओबीस की तरफ जाएगा। एक जो इंडिविजुअल है कितने अरसे के बाद उसको अपना बीएमआई जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए? एशिया के फूड्स में और अमेरिकन फूड्स में, अफ्रीकन फूड्स में या डिफरेंट कंट्रीज के फूड्स की कंपोजिशन में, इंग्रेडिएंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। लोग समझते हैं कि जो ओबेसिटी है वो फिजिकली अपीयरेंस का जस्ट एक फॉर्म है कि इंसान दिखने में बुरा लग रहा है, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी की तरफ अगर देखा जाए तो इसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं। यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया तो हमें फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, बल्कि ये एक मिथ है। क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस होता जाता है। जंक फूड्स वगैरह की इंटेक कर ली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्रोलॉन्ग इफ्तारी तक एक अच्छा फीडबैक देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट एनएन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतें बरकतें लुटा रहा है और इन रहमतों और बरकतों भरे महीने के अंदर जहां हम अपने डाइट प्लान को मुकम्मल तौर पे चेंज कर चुके हैं, इबादत की तरफ जो हमारा रुझान है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत से लोगों का जहन हुआ करता है कि रमज़ान के अंदर हमारा ये टारगेट है कि हमने अपने वेट को कम करना है। हम ऐसे डाइट प्लान्स को इनटेक करना चाहते हैं कि हम अपने वेट को ओवरकम कर सकें और बहुत सी ऐसी डिजीज़ जिनका हम शिकार हो चुके होते हैं रमज़ान में डाइट प्लान के ज़रिए और रमज़ान की एक जो हैबिट हमारी हुआ करती है ईटिंग पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अवेल करते हुए हम उन तमाम तर चीज़ों से निकलना चाहते हैं। इस अजीम मौजू पर बात करने के हवाले से हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप अपने मौजू के हवाले से बात करते हैं और आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं, ना सिर्फ वाबस्ता हैं बल्कि एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे दरमियान मौजूद हैं तैयब सिद्दीकी। इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। माशाल्लाह रोज़े का इस वक्त जो है वो अंदाज़ है और अफ्तार का वक्त भी करीब है, तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि डाइट प्लान किस अंदाज़ में मुनज़्ज़म बनाई जाए ताकि हम अपने वेट को ओवरकम कर सकें और आप जैसे स्मार्ट और गुड लुकिंग जो है वो नज़र आ सकें। क्या कहेंगे? जी बेसिकली एक आइडियल वेट अचीव करना हर एक लिए एक ड्रीम है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसकी मैनेजमेंट जो है हर एक से नहीं होती। तो डिफरेंट यानी कि एक माइंडसेट होता है लोगों का। कुछ जो है प्रीवियस जो है इरा के बायोलॉजिकल एविडेंसेस की बेस पे इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ लोग मेडिकल बेस पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो मेडिकल से पॉइंट ऑफ व्यू सारा का सारा आपके सामने एविडेंस लेके आऊँगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें, क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। बिल्कुल सही। बेसिकली सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल है या अंडर वेट है या ओवर वेट है, ओबेसिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक स्केल होता है, उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा होता है कि हमारा जो बॉडी फ्रेम है, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी एज के अकॉर्डिंगली हमारा जो वेट है क्या हमारी बॉडी फ्रेम के अकॉर्डिंग इक्वल है या नहीं है। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स की रेशियो है 19 से लेकर 24.9 तक, तो अगर इससे रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा होती तो हम कहते हैं ये नॉर्मल वेट नहीं है, ये ओवर वेट है। तो आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके अपने डाटा वहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाइट, एज, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको कंप्यूट करके बता सकता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स ओवर वेट है या नॉर्मल है। और ये बीएमआई जो हम कैलकुलेट करते हैं ये किस एज में करना चाहिए? जी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक एज का कोई लिमिटेशन या क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी एज में कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। जी वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपका बेसिकली जेंडर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका कंट्री क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपसे डाटा मांग रहा होता है। तो आप अपना जब डाटा उनको प्रोवाइड करते हैं वो उसको कंप्यूट कर रहा होता है। जब आप बता देते हैं कि मैं मेल हूँ तो वो मेल की मास डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसको कंप्यूट कर रहा होता है। फीमेल की फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमें पता चलता है कि हमारी जो रेशियो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम इस टर्मिनोलॉजी को कहेंगे ओवरवेट। अब ओवरवेट कितनी रेशो ज़्यादा है, लेट्स से अगर 1 पॉइंट रेशो ज़्यादा है तो हम फिर क्या करेंगे, हमारी जो रिकमेंडेड डाइट अलाउंस है पर डे की, हम उसकी कैलोरीज को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। लेट्स से अगर एक फीमेल है जिसका रिकमेंडेड डाइट अलाउंस ऑलमोस्ट 2200 है उसके फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम अगर उसको रिड्यूस करना चाहें थोड़ा सा, अगर वो ओवरवेट है तो फिर हम उसकी कैलोरीज इनटेक को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। हम उसको 1800 किलो कैलोरीज की तरफ ले आएंगे।
एज कम्पेयर टू 2200 किलो कैलोरीज की बजाय 1800 किलो कैलोरीज की तरफ लेके आएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर वो कैलोरीज की इंटेक क्या करेंगी, इंसुलिन को उस लेवल पे नहीं बूस्ट करेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका 3 वीक्स के बाद 2 पाउंड्स जो है आपका वेट कम होता जाएगा ग्रेजुअली। अगर आप ओबीस हैं, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है 30 प्लस है, तो फिर आप 200 या 300 किलो कैलोरीज को मिनिमाइज नहीं करेंगे, फिर आपको ज़्यादा जो है कैलोरीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। लेट्स से 500 किलो कैलोरीज तक भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप ओबीस हैं। एक फीमेल का वेट है 90 kg, उसकी हाइट है 5 फीट 5 इंच, तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बॉडी मास इंडेक्स ओबीस की तरफ जाएगा। तो इनकी बॉडी मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी बॉडी मास इंडेक्स को सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद कैलोरीज को मिनिमाइज करेंगे। बहुत अहम बात की आपने। मज़ीद ये बताइएगा, एक जो इंडिविजुअल है कितने अरसे के बाद उसको अपना BMI जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए? देखिए, बॉडी मास इंडेक्स एज सच कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तो है। इसकी कैलकुलेशन आपको मंथ में 2 टाइम्स लाजमी करवानी चाहिए। बेसिकली एज अ पाकिस्तानी, हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान एशिया के अंदर आता है। एशिया के फूड्स में और अमेरिकन फूड्स में, अफ्रीकन फूड्स में या डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड्स की कंपोजिशन में, इंग्रेडिएंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे प्रोसेस फूड जो हैं वो इतने ऑथेंटिक नहीं है जितने के अमेरिकन के प्रोसेस फूड हैं। हमारे प्रोसेस फूड में एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं। लेट्स से अगर मैं कोई प्रोसेस फूड यहाँ से बाय करता हूँ, कोई एक शवारमा ले लेता हूँ किसी बेकरी से, तो उसमें कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि उसकी कैलोरीज डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं वो कैलोरीज को बर्न नहीं कर सकता तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज वो फैट की फॉर्म में मेरे टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होगा और फिर मैं मोटा होता जाऊँगा। और लोग समझते हैं कि जो ओबेसिटी है वो फिजिकली अपीयरेंस का जस्ट एक फॉर्म है कि इंसान दिखने में बुरा लग रहा है, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी की तरफ अगर देखा जाए तो इसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट जो आपके सिस्टम्स हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। और आपने जैसे यहाँ बात की कि बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हमें थिंक आउट करना होगा कि हमने कौन से इनिशिएटिव्स लेने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। अच्छा, मज़ीद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हमारे मुआशरे के अंदर एक कॉमनली हम देखते हैं कि हम किसी के फिज़िकल अपीयरेंस को देख के एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आइदर ये मोटा है या इसको किस अंदाज में अपनी बॉडी को जो है वो बेहतर बनाना है। तो ये जो एक चीज़ है, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट होता है आपके मोटापे के ऊपर? जी, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जाएं तो हम अगर किसी कैजुअल पर्सन को भी देखें अगर वो थोड़ा सा ओबीस है तो हम उसको जज कर लेते हैं कि इसका लाइफस्टाइल ऐसा होगा, इसकी डाइट ऐसी होगी, इसकी हैबिट्स ऐसी होंगी, लेकिन हमें प्रॉपर उसका डाटा नहीं पता, हमें उसकी हिस्ट्री का नहीं पता कि उसकी लाइफ बेसिकली है क्या। समटाइम्स पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी मेडिकेशन वगैरह इनटेक कर रहे होते हैं क्रॉनिक फेज पे, जिसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की वजह से ओबेसिटी आ जाती है, लेकिन उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम पेशेंट को जज कर लेते हैं। बेसिकली बहुत अहम बात की आपने, पेशेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उसको गाइड किया जाए। मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स भी मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाते हैं। तो अब ऐसे में जो इंडिविजुअल्स आम रूटीन के अंदर वॉक कर रहे थे या एक्सरसाइजेस कर रहे थे, अब रमज़ान के अंदर वो थिंक आउट कर रहे होते हैं, ये जानना चाह रहे होते हैं कि हम कौन से टाइमिंग्स में वॉक करें जिससे रोज़ा भी हमें जो है वो बहुत सारा डिस्टर्ब ना करे और हमारी जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो भी रिमूव हो सकें। तो अगर आप टाइम के हवाले से बता सकते। जी, बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है यहाँ पे, और हमारे मेजॉरिटी जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया तो हमें फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, बल्कि ये एक मिथ है, हमें इस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक बहुत बेनिफिशियल टाइम पीरियड है रमज़ान का कि इसमें हम अपनी डिपॉजिट फैट को बर्न कर सकते हैं। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है ड्यूरिंग फास्टिंग इस चीज़ को मैनेज करना, लेकिन आई थिंक सो कि आपको इस चीज़ को प्रोसीड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आप अपनी डिपॉजिट फैट को बर्न कर सकते हैं। और जिनकी तो बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, उनको ऐसा कोई कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है फास्टिंग में, वो स्ट्रेचिंग करके भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है, अमेजिंग क्लीन टाइमिंग जिसको हम बात कर सकें? अच्छा, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके पास हमारे डायबिटिक पेशेंट्स आ जाते हैं, हमारे क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी पेशेंट्स आ सकते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर डिस्कशन करें तो वो सहरी के 4 से 5 घंटे के बाद अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है बॉडी में ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस होता जाता है। तो ऐसा ना हो कि
शुगर लेवल रिड्यूस होने की वजह से फेंट हो जाए कोई फास्टिंग इंडिविजुअल, तो इस सारे फैक्टर्स को देखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपने सहरी में क्या इंटेक की है, उसकी कैलोरीज इंटेक किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई जंक फूड्स वगैरह की इंटेक कर ली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्रोलॉन्ग इफ्तारी तक एक अच्छा फीडबैक देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मज़ीद ये भी बताइएगा, जैसे आपने बात की सहर के अंदर बेहतरीन डाइट क्या हो सकती है कि नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए? देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो हमने बॉडी को देखना है कि बेसिकली हमारी बॉडी को चाहिए क्या। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, डिफरेंट वाइटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स चाहिए होते हैं, और फैट्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। हम किसी स्पेसिफिक वाइटामिन पे या फैट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक करती है जो कि हमारी बॉडी के 70% एनर्जी सोर्स है, अगर सिंपल कार्ब्स या रिफाइंड कार्ब्स की तरफ मैं जाऊँगा तो वो मेरे लिए डेंजरस है। मीन रिफाइंड नहीं लेने चाहिए जी, मुझे कम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना चाहिए। बेसिकली कम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब ये है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म से उसको गुजरना पड़ता है, फिर ही जाके वो एनर्जी आपके सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो सिंपल कार्ब्स है वो बेसिकली शॉर्ट चेन है शुगर्स की। जैसे आप इंटेक करते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है और आपका शुगर लेवल राइज हो जाता है। तो हमें ये मैकेनिज्म को ब्रेक डाउन नहीं करना, हमें प्रॉपर एक मैकेनिज्म से गुजरना होता है। तो उसके लिए हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक करनी है, तो जो कि बेसिकली ओट्स होते हैं, डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं, जो बार्ली है वो भी बहुत एक अच्छा सोर्स है कम्प्लेक्स कार्ब्स का। अगर आप देखें हमारे पुराने जो इलाकों के जो किसान वगैरह हैं वो आज भी कम्प्लेक्स कार्ब्स की इंटेक कर रहे हैं, और उनकी जो बॉडी एनर्जी लेवल है वो एज कम्पेयर टू सिटिंग इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। मज़ीद ये भी बताइएगा कि अफ्तार में कौन सी चीज़ें हमें इंटेक करनी चाहिए जिससे हम अपने वेट को ओवरकम कर सकें? जी बेसिकली इफ्तार के टाइम तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी रोज़ेदार के लिए उस चीज़ को लिमिट कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी उस टाइम आपको भूख इतनी ज़्यादा लगी होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते। लेकिन कोशिश क्या करें कि साल्टी और एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट वाले इंग्रेडिएंट्स से थोड़ा सा दूर रहें, और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इसकी तरफ आप आएँ, ड्राई फ्रूट्स कर लें, डेट्स कर लें, आप जो है लेमन वाटर की तरफ चले जाएं, और कुछ भी आप नेचुरल ऑर्गेनिक में ले सकते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो समोसा, पकोड़ा, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये वही ट्रांस फैट से आपको बना के दे रहे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो बेसिकली आपके LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इन्हांस कर रहा होता है, जो फैट आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अच्छा तैयब साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे रमज़ान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो डिजीज़ के अंदर मुब्तला होते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा देते हैं इसकी बरकत से। तो हम ये देखते हैं, हमारे असलाफ का अंदाज़ रहा है कि रमज़ान के बाद भी वो नफली रोज़े रखा करते थे। तो इस हवाले से साइंटिफिक अगर आप बात कर सकें कि क्या अंदाज़ होना चाहिए हमारा रमज़ान के बाद नफली रोज़ों के हवाले से? जी बेसिकली जो इस्लाम और साइंस है ये आपस में इंटरलिंक करते हैं। कोई भी चीज़ इस्लाम में फ़र्ज़ है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक बेस रीज़न होती है। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका आज भी क्वेश्चन है कि हम फास्टिंग क्यों करते हैं। साइंस आज ये कहती है कि आपको साल में 30 to 50 डेज तक फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव होते हैं आपकी बॉडी से, और आपकी बॉडी जो है रिपेयरिंग प्रोसेस में चली जाती है। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। इसी तरह कुरान मजीद में बिग बैंग थ्योरी का जिक्र है। इस्लाम में कुरान मजीद में 1400 साल पहले बिग बैंग थ्योरी का जिक्र अल्लाह ताला ने इरशाद कर दिया था, और आज से 400 साल पहले एक साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी डिस्कवर की थी। तो अगर देखा जाए तो इस्लाम ने सारी चीज़ें कुरान मजीद में पहले से ही मेंशन कर दी हैं। तो हम अगर देखें रमज़ान के बाद एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इंसान का बड़ा इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की रूहानियत वगैरह जो है एक अच्छी राइट फेज में चली जाती है, और इंसान का बिहेवियर में और बॉडी लैंग्वेज में, डाइटरी हैबिट्स में, ईच एंड एवरीथिंग में एक पॉजिटिव चेंज आता है। अच्छा, डाइट का इंसान की रूहानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है? जी बेसिकली जो आपकी बैड जो आपकी डाइट है वो आपके बैड हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है, बैड न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो रहा होता है और आपको ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप एक अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे, अच्छा स्लीप पैटर्न को फॉलो करेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे जिस तरह इस्लाम ने हमें बताया, तो आपकी नेचर जो है वो पॉजिटिव रहती है, आपका मूड जो है वो पॉजिटिव रहता है, आपका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव रहता है।
बहुत अहम बात की आपने कि ये जो डाइट प्लान है ये ना सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़िंदगी बल्कि रूहानी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हुआ करता है और हमारी रूहानी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और फर्दर हमें ये चीज़ देखना होगी कि हमें बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को थिंक आउट करना होगा कि हमें कौन से इनिशिएटिव्स लेने हैं, किन स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम अपने वेट को ओवरकम कर सकें। और एक और चीज़ है जो माशरे में अंदर बड़ी कॉमन है कि हम बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स को इनटेक करना छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से और ख़ुद से, मतलब या तो सोशल मीडिया से हम वो चीज़ें देख लेते हैं या किसी से सुनते हैं कि मैंने इस चीज़ को इनटेक करना छोड़ दिया तो मेरा वेट कम हो गया। तो ये जो एक मेंटालिटी है, ये जो एक माइंडसेट है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है ये। तो आप क्या समझते हैं इसके क्या नुकसान आते हैं? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो जजमेंट टूल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है। तो आई थिंक सो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि सबसे पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि इस चीज़ की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसी मेडिकेशन की वजह से या ऐसा स्ट्रेस की वजह से हम ब्लेम कर देते हैं अपनी डाइटरी जो है फूड्स को और अपने एनवायरनमेंट को। बेसिकली ऐसा नहीं होता। जितना आप स्ट्रेस लेते हैं बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो आपका हार्मोन बूस्ट होता जाता है। तो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने बॉडी मास इंडेक्स का यहाँ पे जिक्र किया, तो बॉडी मास इंडेक्स के साथ दो और मेडिकल स्केल है जिसको हमें रिलाय करना होता है। जी। वो हमारे पास है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर और बेसल मेटाबॉलिक रेट। इन सारी कैलकुलेशंस के बाद हमें पता चलता है कि हमें कितनी कैलोरीज की इंटेक करनी है और कितनी कैलोरीज जो है, लेट से अगर मैं कहता हूँ मैंने वेट गेन करना है तो जस्ट बॉडी मास इंडेक्स के साथ मुझे उस कैलकुलेशन का नहीं पता चलेगा। मुझे प्रॉपर्ली टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मास इंडेक्स को, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत अहम बात की आपने। और इस तरह के जो सेशंस हैं ये आपके सामने लेके आने का पर्पस भी यही है कि अवामुन्नास तक अच्छी रहनुमाई जो है वो पहुंचाई जा सके। और तैयब सिद्दीक साहब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अपने फील्ड के हवाले से काम करते हमें नज़र आते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और स्पेसिफ़िकली आप यंगस्टर्स को गाइड करते नज़र आते हैं और आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी इस चीज़ की गवाह है कि आप इन तमाम तर प्रैक्टिसेस को ख़ुद भी अपनाते हैं। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।